U-154 हिंदी। अध्याय 1531 जल कारागार विरासत। यू कैंगहाई ने कहा, मैंने अपनी पहचान छिपाई और कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री पर आया, अनगिनत कठिनाइयों को सहन करते हुए अंततः उन दिनों के जल जेल संप्रदाय के जीवित वंशजों को ढूंढ निकाला। वे जलग्राम में रहते हैं, गरीबी का जीवन जीते हैं और उनकी उच्चतम साधना केवल नींव स्थापना तक ही सीमित है। वे जल कारागार संप्रदाय के अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते, न ही अपनी पहचान के बारे में, और वे अपने पूर्वजों से प्राप्त ताओवादी कौशल को न तो समझ सकते हैं और न ही सीख सकते हैं। मैंने अपनी साधना को दबा दिया, अपनी उपस्थिति को छिपा लिया, एक मछली व्यापारी का वेश धारण कर लिया और कुछ समय तक उनके साथ बातचीत करता रहा। मैं इस दुविधा में था कि क्या उन्हें सच बताऊं और अपनी आजीवन इच्छा पूरी करने के लिए जल कारागार संप्रदाय की ताओवादी विरासत उन्हें सौंप दूं। तभी अचानक बूढ़ा आदमी दुखी होकर बोला, मेरा पता चल गया और पूरा जल गांव कत्ल कर दिया गया। मैं गोल्डन कोर चरण में हूं, लेकिन यहां मैं केवल एक गोल्डन कोर साधक हूं जो द्वितीय श्रेणी की राज्य सीमा में फाउंडेशन स्थापना शिखर शक्ति तक सीमित है। मैं केवल असहाय होकर देख सकता था कि कैसे मेरे यू परिवार के वंशज एक एक करके उन नीच जानवरों के ब्लेड के नीचे गिर रहे थे। क्रोध के आवेश में मुझ पर जल यम ने घात लगाकर हमला किया, मुझे पानी से जहर दे दिया गया और मुझे अपनी जान बचाने के लिए कष्टपूर्वक भागना पड़ा। उसके बाद वे मुझे लगातार परेशान करते रहे, मैं यहाँ वहाँ छिपता रहा, निराश होता रहा और अंतिम निर्णय लेने और सब कुछ खत्म करने का फैसला करता रहा, जब तक कि मुझे अनजाने में ये पता नहीं चल गया कि मिस्टवाटर नदी के किनारे एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में मेरे यू परिवार के वंशज अभी भी जीवित हैं। तब तक मुझे फिर से उम्मीद की एक किरण मिली। मैंने गुप्त रूप से उन दोनों बच्चों को कुछ साधना तकनीकें और मंत्र सिखाए हैं। हालांकि इससे विनाश की आपदा आ सकती है, इस समय मैं इतनी परवाह नहीं कर सकता। यू कैंगहाई ने आह भरी और मोहुआ की ओर देखा, तुम्हें सब पता है कि उसके बाद क्या हुआ? मोहुआ ने सिर हिलाया, फिर एक पल के लिए हैरान होकर सोचा। द्वितीय श्रेणी की राज्य सीमा में आपकी शक्ति सीमित थी और फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स द्वारा आपका शिकार किया जाता था, तो आप तृतीय श्रेणी की राज्य सीमा में क्यों नहीं जाते? बूढ़े आदमी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तीसरी श्रेणी की राज्य सीमा पर जाने से तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगा। मोहुआ हैरान था। वृद्ध व्यक्ति ने आह भरी, द्वितीय श्रेणी की राज्य सीमा में मेरे पीछा करने वाले सभी आधार स्थापना के अंतिम चरण के साधक हैं। अपनी साधना को दबाते हुए भी मैं अभी भी ऊपरी स्थिति में था, लेकिन एक बार जब मैं तृतीय श्रेणी राज्य सीमा की ओर बढ़ गया तो मेरे पीछे आने वाले लोग भूरी जल संप्रदाय के स्वर्ण कोर साधक होंगे और संभवतः कई परवर्ती स्वर्ण कोर साधक भी। एक मध्य स्वर्ण कोर साधक के रूप में उनसे घिरा हुआ मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। मोहुआ को अचानक समझ आ गया। स्वर्गीय दाओ के नियम, अविभाज्य रूप से गूंथे हुए नुकसान और भाग्य, दोनों ने उसकी साधना को दबा दिया, जिससे वह दूसरों को बचाने में शक्तिहीन हो गया, लेकिन साथ ही उसके जीवन को भी बचा लिया। अन्यथा यदि 12 धाराओं के गुई जल संप्रदाय ने सीधे स्वर्ण कोर साधकों को भेजा या निर्दयतापूर्वक पंख वाले अमरों को उसे चुप कराने के लिए भेजा, तो न केवल यू परिवार का जलगांव बल्कि स्वयं यू कैंगहाई भी पलक झपकते ही नष्ट हो जाएगा। मोहुआ को एक आभास हुआ। स्वर्गीय दाओ संरचना कानूनों का संतुलन कई कमियों के साथ प्रतीत होता है। अंकल गु, एक स्वर्ण कोर की तरह फाउंडेशन स्थापना शिखर पर अग्निबुद्ध या जल यम को पकड़ना शीर्ष स्तर के राक्षस साधकों के लिए भी संघर्षपूर्ण है। लेकिन इसके विपरीत स्वर्गीय दाओ कानूनों की बाधाओं के बिना हो सकता है कि अब उन्हें अग्निबुद्ध या जल यम जैसे राक्षस साधकों का सामना न करना पड़े। उच्च श्रेणी के राक्षस साधक बड़ी संख्या में मध्यम से निम्न स्तर के साधकों का विनाश कर सकते हैं, जिससे अनगिनत मौतें हो सकती हैं। एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव जैसी जगह संभवतः कई बार नष्ट हो चुकी होगी, और महान निर्जन प्रदेश के स्वामी के स्तर के दुष्ट देवता स्वर्गीय ताओ के प्रतिबंध के बिना भीड़ पर एक नजर डाल सकते थे, असंख्य साधकों के ताओवादी हृदयों को भ्रष्ट कर सकते थे, अनगिनत जीवों को दुष्ट मार्ग में गिरा सकते थे तथा उनकी बलि बन सकते थे। धन, शक्ति, यहाँ तक कि साधना भी बिना नियंत्रण के, बिना संतुलन के अनंत रूप से विस्तारित नहीं हो सकती। इससे गरीबों और कमजोरों के लिए भारी आपदा आएगी, जिससे सभी प्राणियों का विनाश होगा और महान ताओ का पतन होगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्म उत्परिवर्तन होगा, जिससे दुनिया में सब कुछ नष्ट हो जाएगा और शून्य में वापस चला जाएगा। शायद यही स्वर्गीय दाओ है। मोहुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे अपने भीतर एक ठंडी और कठोर किंतु पुनर्तः वास्तविक समझ का आभास हुआ। साधक दाव की खोज करते हैं, दाव प्राप्त करते हैं और अमर हो जाते हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने दाओ के भ्रूण रूप को अस्पष्ट रूप से समझ पा रहा था, जिसका वह अनुसरण कर रहा था। यू कंगहाई और गू चांगहुआई जो उनके साथ बात कर रहे थे, ये देखकर अचंभित रह गए। वे यह नहीं समझ पाए कि कैसे कुछ शब्द कहने मात्र से मोहुआ को किसी प्रकार का बोध हो गया तथा उसकी आंखों से अज्ञात प्राचीन और गहन अर्थ प्रवाहित होने लगे। एक क्षण के लिए तो किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक क्षण के बाद मोहुआ को होश आया। उसने देखा कि गू चांगहुआई और यू कैंगहाई दोनों उसे थोड़ी उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे। यह क्या है? गू चांगहुआई ने सोचा। क्या तुम सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एहसास है, मोहुआ ने विनम्रता से उत्तर दिया। गू चांगहुआई की अभिव्यक्ति जटिल थी। यू कैंगहाई ने भी मोहुआ पर एक सूक्ष्म नजर डाली। कुछ देर बात करने के बाद गू चांगहुआई जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ताओवादी दरबार में कुछ काम है, मुझे वापस जाना होगा, गू चांगहुआई ने कहा। फिर यू कैंगहाई की ओर देखा। तुम यहीं रहो और आराम करो, अगर मेरे पास और प्रश्न होंगे तो मैं बाद में आकर पूछूंगा। यद्यपि वह केवल प्रारंभिक स्वर्ण कोर चरण में थे और यू कैंगहाई मध्य स्वर्ण कोर में थे, फिर भी उन्होंने बिना किसी शिष्टाचार के बात की। यू कैंगहाई छत के नीचे खड़े लोगों को प्रणाम करने के सिद्धांत को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ कहे बिना ही अपने हाथों को कप के आकार में कर लिया। मोहुआ ने हाथ हिलाकर कहा, अंकल गू, अपना ख्याल रखना। गू चांगहुई ने फिर से मोहुआ की ओर देखा और सलाह दी। संप्रदाय में शीघ्र वापस लौट आओ, बाहर कम जाने की कोशिश करो और याद रखो कि जियो परिवार के प्रवर्तन नेता के साथ हुई घटना का जिक्र किसी से मत करना। मोहुआ ने बार बार सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी गू चांगहुई वहां से चला गया। हालांकि वह वास्तव में चिंतित नहीं था। इस बच्चे मोहुआ को नहीं पता था कि उसने अपने पेट में कितने रहस्य छुपा रखे हैं। यदि अकथनीय मामलों के बारे में बात की जाए तो ताओवादी न्यायालय के अधिकारी को उड़ा देना, पाप कल्टीवेटर से संबद्ध जियाओ परिवार के प्रवर्तन नेता के साथ मिलीभगत करना शायद उनकी सूची में शीर्ष पर भी नहीं आएगा। गू चांगहुई के चले जाने के बाद मोहुआ ने चुपचाप यू कैंगहाई से पूछा, बोला, वरिष्ठ यू अंकल गू एक गोल्डन कोर थे जो उनका अनादर कर सकते थे, लेकिन मुझे, जो कि मात्र एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान है, कुछ शिष्टाचार दिखाना चाहिए और उसे वरिष्ठ कहना चाहिए। यू कैंगहाई मोहुआ के बारे में कुछ आशंकित थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि मोहुआ की पृष्ठभूमि असाधारण थी और जल्दी से कहा, ये बूढ़ा वरिष्ठ व्यक्ति यह उपाधि धारण करने का साहस नहीं कर सकता। यदि आप उचित समझे तो मुझे केवल बड़ा कहकर बुलाएं। वह पहले भी अपने कुल में एक बुजुर्ग रह चुके थे। यदि जल कारागार संप्रदाय भी वहां होता तो उसकी मध्य स्वर्ण कोर साधना निश्चित रूप से एक बुजुर्ग का स्थान प्राप्त कर सकती थी। ठीक है एल्डर यू, मोहुआ ने उत्सुकता से पूछा, आपके जल कारागार संप्रदाय की विरासत वास्तव में क्या है? यू कैंगहाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मोहुआ की ओर कुछ सतर्कता से देखा और सावधानी से कहा, हमारे जल कारागार संप्रदाय की विरासत केवल जल कारागार संप्रदाय के वंशजों को ही दी जा सकती है। मतलब, मत पूछो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मैं तो बस पूछ रहा हूं, मोहुआ ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह सीखने में थोड़ी दिलचस्पी रखता था, लेकिन बहुत कम और सीखने के लिए उतना उत्सुक नहीं था। यू कैंगहाई ने कुछ नहीं कहा। वैसे मोहुआ को अचानक कुछ याद आया। उसने पूछा, पहले जब मैंने उस जल यम को फंसाने के लिए जल कारावास तकनीक का इस्तेमाल किया था तो ये बहुत कम उपयोगी थी, और जब आप पर इसका इस्तेमाल किया गया तो ये बहुत प्रभावी नहीं थी, ऐसा क्यों है? यू कैंगहाई ये सुनकर चौंक गया। क्या तुमने जल यम का सामना किया है? मोहुआ ने सिर हिलाया। आप ऐसा कह सकते हैं। वास्तव में उनकी मुलाकात जल यम से हुई थी और उन्होंने इसे बमुश्किल ड्रॉ कहा था। यू कैंगहाई ने मोहुआ को नए सम्मान के साथ देखा। एक मध्य आधार स्थापना साधक जल यम के साथ संलग्न होकर बिना किसी क्षति के बाहर आ सके, यह ऐसी बात नहीं थी जिसे साधारण साधक प्राप्त कर सके। यू कैंगहाई पहले भी जल यम का सामना कर चुका था और जानता था कि वह कितना कष्टकारी हो सकता है। इसके अलावा जल यम का सामना करने में सक्षम होना। मोहुआ के बारे में यू कैंगहाई की धारणा और भी बेहतर हो गई। एक क्षण विचार करने के बाद अंततः उन्होंने ये कहने का निश्चय किया, हमारे जल कारागार संप्रदाय में उत्तराधिकार भी एक पदानुक्रम में विभाजित है, और इस पदानुक्रम के भीतर ऊपर वाला नीचे वाले पर नियंत्रण रखता है वाला संबंध मौजूद है। सामान्य जल कारागार तकनीक को जल कारागार संप्रदाय की जादुई प्रणाली में निम्न स्तरीय विरासत माना जाता है।
इसमें महारत हासिल करने पर भी जल कारागार संप्रदाय की श्रेष्ठ विरासत विधियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तीसरे, छठे और नौवें दर्जे, जहां ऊंचा वाला निचले को दबा देता है। मो हुआ हैरान होकर बोला, मैंने ताइक्सू गेट के अंदर इस तरह के भेदभाव के बारे में कभी क्यों नहीं सुना। ताइक्सू गेट। यू कैंगहाई क्षण भर के लिए अचंभित रह गया, कुछ आश्चर्यचकित हुआ। क्या आप वास्तव में ताइक्सू गेट के शिष्य हैं? मो हुआ ने सिर हिलाया। यू कैंगहाई ने आह भरते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं। आखिरकार वह 8 महान संप्रदायों में से एक का शिष्य है। उन्होंने अक्सर सुना था कि हाल के वर्षों में ताइक्सू गेट का पतन हो गया है तथा शिष्यों की प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी की तुलना में कम सक्षम होती जा रही है। फिर भी अप्रत्याशित रूप से ताइक्सू गेट के एक शिष्य से बाहर अचानक मुलाकात होने पर ऐसी अथाह शक्ति का पता चला। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अधिकांश अफवाहें झूठी हैं। ताइक्सू गेट एक प्राचीन संप्रदाय की शाखा होने के नाते वास्तव में अथाह जड़ें और गहरी विरासत रखता है। यू कैंगहाई ताइक्सू गेट को नए सम्मान के साथ देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने फिर आह भरी और धीरे से कहा, ताइक्सू द्वार की विरासत मेरे जल कारागार संप्रदाय से कुछ भिन्न है। आप शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के एक सम्मानजनक और उचित मार्ग का अनुसरण करते हैं, जहां द्वार के भीतर की विरासत में श्रेणियां और पद हो सकते हैं, लेकिन उच्चतर द्वारा निम्नतर को दबाने जैसे स्पष्ट भेदभाव नहीं होते। मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा, आप हमारे ताइक्सू गेट की विरासत के बारे में भी जानते हैं? यू कैंगहाई ने थोड़ा सिर हिलाया, बेशक, हालांकि जल कारागार संप्रदाय का पतन हो गया है, फिर भी हमने कुछ संप्रदायों की क्लासिक्स को बरकरार रखा है जो 1000 साल पहले विभिन्न संप्रदायों की भव्य स्थितियों को दर्ज करते हैं। 1000 साल पहले? मो हुआ की आंखें चमक उठीं, जिससे दिलचस्पी दिखाई दी। यू कैंगहाई ने आगे बढ़ने से पहले एक क्षण सोचा। मेरे जल कारागार संप्रदाय के शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार उस समय का ताइक्सू द्वार क्यानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर सैकड़ों संप्रदायों में सबसे शक्तिशाली नहीं था, लेकिन ये सभी को आशंकित करने के लिए पर्याप्त था। इसका मूल कारण इसकी तलवार की मंशा की विरासत में निहित था। तलवार का इरादा? वास्तव में, यू कैंगहाई ने सिर हिलाया, ताइया भगवान फोजिंग तलवार, अशिंग शून्य प्रोलिफरेटिंग तलवार क्यूई, ताइजू तलवार इरादा, ये मेरे जल जेल संप्रदाय के इतिहास में 5वें ग्रेड क्यानिक्स्यू राज्य सीमा के 3 सबसे पुराने तलवार दाव विरासत के रूप में दर्ज हैं। ताया भगवान फोजिंग तलवार, अशिंग शून्य प्रोलिफरेटिंग तलवार क्यूई, ताइजू तलवार इरादा। ये सुनकर मो हुआ को याद आया और उसने पूछा, एल्डर यू, मैंने सुना है कि ताया संप्रदाय, अशिंग वॉर्ड संप्रदाय और ताइक्सू गेट एक ही संप्रदाय से उत्पन्न हुए हैं। उस संप्रदाय का नाम क्या था? यू कैंगहाई ने खेद भरे भाव से कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। जल कारागार संप्रदाय के शास्त्रीय ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। केवल इतना ही ज्ञात है कि यह संभवतः एक बहुत प्राचीन संप्रदाय था, लेकिन 3 भागों में विभाजित होने के बाद इस प्राचीन संप्रदाय का नाम मिट गया और उसके बाद किसी भी पुस्तक या जेड स्लिप में इसका उल्लेख या अभिलेख नहीं किया गया। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। फिर उसने पूछा, ताइजू तलवार इरादे की खेती कैसे की जाती है? यू कैंगहाई ने मो हुआ को जटिल भाव से देखा। ताइक्सू गेट का एक शिष्य जल कारागार संप्रदाय के एक बुजुर्ग से तलवार की मंशा विकसित करने के बारे में पूछ रहा है। मो हुआ के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अब हम इसे नहीं पढ़ाते। वास्तव में ताइक्सू गेट के वर्तमान शिष्यों को शायद ही कभी तलवार की मंशा पर निर्देश प्राप्त होता है। वह स्वयं एक आध्यात्मिक साधक है जो आमतौर पर जीविका के लिए मंत्रों पर निर्भर रहता है, तलवारबाजी में कुशल नहीं। सच कहें तो तलवारबाजी में उसका नियंत्रण तलवारबाजी भी नहीं है। नियमित तलवारबाजी पाठ्यक्रमों में वह केवल तलवार साधना के तरीकों का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित होता है। आज तक उन्होंने ताइक्सू गेट में 5 वर्षों तक साधना की है, जिसके दौरान उन्होंने शायद ही कभी बुजुर्गों को शिष्यों को तलवार की मंशा की तकनीक सिखाते हुए देखा हो। इसका उल्लेख भी शायद ही कभी किया जाता है। ताइक्सू गेट के भीतर सीटू जियान जैसा तलवार साधक हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखता है, लेकिन विशेष रूप से तलवार के बारे में नहीं। उनकी तलवार दाव विरासत अभी भी उनके अपने परिवार की ली फायर तलवार तकनीक है, न कि ताइक्सू गेट की तलवार दाव विधियां। यू कैंगहाई भी थोड़ा हैरान हुआ, अब नहीं पढ़ाया जाता। वह भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया, यह अजीब है, अब इसे क्यों नहीं पढ़ाया जाता? कोई संप्रदाय अपने शिष्यों को स्वीकार करने के लिए अपने दरवाजे कैसे खोल सकता है, लेकिन फिर भी अपनी ताओवादी विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकता? यू कैंगहाई ने एक क्षण के लिए सोचा और धीरे से कहा, ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि तलवार की मंशा को बताना बहुत कठिन है। क्यूई की खेती करना और तलवार को पोषित करना
फाउंडेशन स्थापना में तकनीक सीखना, तलवार दांव में दिन रात मेहनत करना, तलवार के इरादे को समझना, संभवतः गोल्डन कोर या यहां तक कि गोल्डन कोर चरण के अंत तक की प्रारंभिक सफलता देखना और अंततः फेदर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रतिभा का प्रदर्शन करना, तलवार के साथ 9 स्वर्गों को भेदना। ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, आज की दुनिया में ये कुछ हद तक पुरानी लगती है। अब संप्रदायों की भरमार है और उनके बीच प्रतिस्पर्धा भी तीव्र है। तलवारबाजी जैसी कोई चीज अगर नींव स्थापना के दौरान न सीखी जा सके तो भी परिणाम दिखाने में बहुत समय लगता है, जो इसे नुकसानदेह बनाता है। हो सकता है कि दूसरे संप्रदायों के शिष्य अपनी भयंकर तलवारबाजी के जरिए पहले ही प्रसिद्धि पा चुके हों, जबकि आप अभी भी कड़ी मेहनत से अपनी नींव रख रहे हैं और तलवारबाजी को पोषित कर रहे हैं। हालांकि इसमें महारत हासिल करने से अंततः उल्लेखनीय प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन उससे पहले आपको काफी एकांतवास और वर्षों का कारावास सहना होगा। इस बिंदु पर यू कैंगहाई कुछ हद तक चिंतनशील हो गए। अतीत की तुलना में खेती के तरीकों में वास्तव में काफी सुधार हुआ है, लेकिन आजकल के साधक अक्सर त्वरित सफलता के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और धैर्यपूर्वक साधना करने के लिए तैयार नहीं होते। महान उपलब्धियां देर से आती हैं। कुछ प्राचीन ताओवादी कौशलों के दुर्जय होने का कारण यह है कि व्यक्ति को अकेलेपन को सहना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है तथा परिणाम देखने के लिए धीरे धीरे कौशल को निखारना पड़ता है। मो हुआ ने धीरे से सिर हिलाया। ताइक्सु गेट की तलवार की मंशा वाली विरासत बाद में शक्ति का प्रयोग करती है, वास्तव में फाउंडेशन स्थापना स्तर पर पीड़ित होती है। यह एल्डर यू का दृष्टिकोण है, लेकिन मो हुआ जानता था ये केवल इतना ही नहीं था, क्योंकि यदि ताइजू तलवार का उद्देश्य संचयी विकास पश्चात बल के बारे में था, तो आज के ताइक्सु गेट के आंतरिक संप्रदाय को ताकत में 8 महान द्वारों को पार करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। 8 महान संप्रदायों के वरिष्ठों सहित आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में शक्ति उत्कृष्ट नहीं दिखी। ऐसा नहीं है कि झुनजियो, झुनजिक्सियन अन्य बुजुर्गों के साथ कमजोर थे, बल्कि उनके पास कोई असाधारण शक्ति नहीं थी। इसके मूल में शायद यह इसलिए है क्योंकि तलवार इरादे के बाद के चरणों की विधि भी खो गई। ये स्वाभाविक रूप से कठिन था, धीरे धीरे सीखा। बाद में इसमें महारत हासिल करने के बाद भी किसी अज्ञात कारण से तलवार की मंशा को चलाने के तरीकों की कमी हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ताइक्सु गेट अब तलवार की मंशा के बारे में शायद ही सिखाता है। विरासत, या यूं कहें कि ताइक्सु द्वार की ताओवादी विरासत हर मोड़ पर बाधित है, जिससे इसे आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल हो गया है। इतना कि ताइक्सु द्वार, जो मूल रूप से अपनी तलवार की नीयत और तीक्ष्णता के लिए जाना जाता था, अब एक सुस्त आवारा बन गया है। ताइक्सु गेट पर टिप्पणी करने के बाद यू कैंगहाई ने विचार किया, तो ताइक्सु द्वार आपके पास प्राचीन संप्रदाय की सबसे रूढ़िवादी विरासत है। इसे आगे बढ़ाने में कठिनाई इसकी प्रकृति में है। आपको केवल अपने शिष्यों को शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जबकि हम जल कारागार संप्रदाय में बहुत कुछ विचार करने के लिए हैं। मो हुआ, तुम्हें क्या विचार करना होगा? मो हुआ ने पूछा। यू कैंगहाई ने आह भरी, हमारे जल कारागार संप्रदाय में हमारी पूरी विरासत ताओवादी दरबार से संबंधित है, जो षड्यंत्र और साजिश का आदी है, इसलिए हमें दूसरों के साथ साथ खुद से भी सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे जल कारागार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज, जिन्होंने ताओवादी विरासत की स्थापना की थी, एक बहुत ही गणनाशील और षड्यंत्रकारी पूर्वज थे। पूर्वज किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपने कुल या बच्चों पर भी नहीं, संप्रदाय के शिष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए उन्होंने संप्रदाय के भीतर मंत्रों के लिए सख्त पदानुक्रम के साथ ग्रेड स्थापित किए। प्रत्यक्ष वंश श्रेष्ठ को सीखता है, आंतरिक द्वार मध्यवर्ती को सीखता है और बाहरी द्वार निम्न को सीखता है। निम्न खेती की तकनीकें स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ तकनीकों द्वारा नियंत्रित होती हैं। निम्न मंत्र स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ मंत्रों के विरुद्ध अप्रभावी होते हैं। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, हैरान होकर, विरासत में इतने स्पष्ट भेदभाव के बावजूद क्या शिष्य अभी भी सीखने के लिए आपके जलकारागार संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? यू कैंगहाई ने कहा, स्वाभाविक रूप से मानव स्वभाव ऐसा ही है, बिना लाभ के वे आत्मसम्मान और गरिमा की बात करते हैं। एक बार जब लाभ प्राप्त हो जाता है तो वे आत्मसम्मान और गरिमा को दरकिनार कर देते हैं। विरासत में मात्र भेदभाव, इसका क्या मतलब है? इसके अलावा जल प्रणाली कौशल और ताओवादी कौशल विरासत के क्षेत्र में हमारा जल जेल संप्रदाय की अनेक्सियो राज्य सीमा के भीतर सबसे अग्रणी है। भले ही इसे स्तरों में विभाजित किया गया हो, फिर भी वे निम्नतर मंत्र अन्य साधकों के विरुद्ध शक्तिशाली रूप से कार्य करते हैं। मो हुआ ने सिर हिलाया। उन्होंने जो जल कारावास तकनीक सीखी वह वास्तव में ऐसी ही थी।
अब तक ये केवल जलयम और एल्डर यू के विरुद्ध प्रभावी रहा है, लेकिन यह अन्य साधकों पर बहुत प्रभावी है। लगभग प्रत्येक बंधन पर एक साधक को मारता है। इतनी शक्तिशाली जल कारागार तकनीक जल कारागार संप्रदाय का एक निम्नतर मंत्र मात्र है। मो हुआ को थोड़ा भावुक महसूस हुआ। यू कैंगहाई एक क्षण के लिए हिचकिचाए और बोले, वास्तव में ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, यू कैंगहाई ने कहा, यहाँ तक कि जल कारावास तकनीक को भी स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। मो हुआ उलझन में था। स्तर? मुझे कैसे पता नहीं चला? यू कैंगहाई ने आह भरते हुए कहा, आप हमारे जल कारागार संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं, इसलिए आपको केवल कागज पर कुछ विरासत मिली है, जो कि एक मोटा मोटा अनुमान है। मंत्रों की सूक्ष्मता उनके प्रयोग में निहित है। कई आंतरिक बारीकियां मौखिक रूप से दी जाती हैं और उनका कोई दस्तावेजीकरण नहीं किया जाता। मो हुआ कुछ हैरान हुआ। जल कारावास तकनीक में अन्य जटिलताएं भी हैं। इतने लंबे समय तक इसे सीखने और प्रयोग करने के बावजूद उन्होंने इनमें से किसी की भी खोज नहीं की थी। यू कैंगहाई कहना नहीं चाहता था, लेकिन मो हुआ की उत्सुक आंखों को देखकर और यह विचार करते हुए कि वह मो हुआ का ऋणी है, उसने महसूस किया कि उसे किसी तरह उसका ऋण चुकाना होगा। इसके अलावा जल कारावास तकनीक की इन छोटी छोटी बारीकियों को साझा करने पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उनका उल्लेख भी किया जाए तो भी यह असंभव है कि वह उन्हें सीख सके। यू कैंगहाई ने कहा, जब आप जल कारावास तकनीक का प्रदर्शन करते हैं तो आपने देखा होगा कि मंत्र पैटर्न कई जल श्रृंखला आध्यात्मिक शक्ति श्रृंखलाओं को संघनित करता है ना? मो हुआ ने सिर हिलाया। कितने? यू कैंगहाई ने पूछा। मो हुआ ने याद करते हुए कहा, लगता है 3 बजे होंगे। यू कैंगहाई ने कहा, ये आध्यात्मिक ताले ग्रेड के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक आध्यात्मिक ताला एक छोटी सी सीमा है। हर बार जब आप एक छोटी सी सीमा पार करते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति की खपत बढ़ जाती है, लेकिन जल कारावास तकनीक का बंधन प्रभाव भी अधिक प्रबल हो जाता है। और हर 3 आध्यात्मिक ताले एक प्रमुख सीमा बनाते हैं। एक प्रमुख सीमा पार करने से जल कारावास तकनीक में गुणात्मक परिवर्तन होता है और यह एक स्तर ऊपर उठ जाती है। 3 आध्यात्मिक ताले केवल प्रवेश स्तर के हैं, 6 मध्यम निपुणता का प्रतिनिधित्व करते हैं और 9 महान निपुणता का संकेत देते हैं। 3 आध्यात्मिक तालों के साथ जल कारावास तकनीक शायद ही किसी ऐसे शिष्य को रोक सकती है जिसने जल कारावास संप्रदाय की साधना तकनीकों का अभ्यास किया हो। 6 आध्यात्मिक ताले एक पायदान ऊपर हैं जो कुछ बाहरी शिष्यों पर स्पष्ट संयम प्रभाव दिखाते हैं। 9 आध्यात्मिक तालों के साथ परम स्तर तक विकसित की गई जल कारागार तकनीक आंतरिक द्वार साधकों या जल कारागार संप्रदाय के कम कुशल प्रत्यक्ष वंश के सदस्यों के लिए भी एक उल्लेखनीय खतरा उत्पन्न करती है। मो हुआ आश्चर्यचकित था, इतनी सारी सूक्ष्मताएं हैं। वास्तव में, यू कैंगहाई ने भावुक होकर उत्तर दिया, साधना जगत में विरासत स्वाभाविक रूप से जटिल होती है और ये बातें गुप्त नियमावली में कभी दर्ज नहीं होती, बल्कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती रहती हैं। केवल वे ही जो वास्तव में ऐसे मंत्रों में पारंगत होते हैं इन जटिलताओं को समझते हैं। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया। साधना जगत की विरासत बहुत पुरानी है और ऐसा लगता है कि न केवल संरचनाएं बल्कि ताओवादी कौशल की विरासत भी उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। वास्तव में, जब तक कोई सीखता रहेगा वह सदैव कुछ नया खोजता रहेगा। तो फिर जल कारावास तकनीक में 3, 6, 9 आध्यात्मिक तालों की साधना कैसे की जाती है? मो हुआ ने पूछा। यू कैंगहाई थोड़ा हिचकिचाया। क्या तुम नहीं बता सकते? इसमें विशिष्ट विरासत शामिल है और मैं केवल संक्षेप में समझा सकता हूँ। यू कैंगहाई ने आह भरी और फिर कहा, जल कारावास तकनीक का प्रदर्शन करते समय आध्यात्मिक शक्ति क्यों इस सागर से जुटाई जाती है, अग्रबाहु में विलीन हो जाती है, चीजें वाई गुवान और दाहिनी हथेली जैसे एक्यू पॉइंट से प्रवाहित होती है, फेन बाय लिंगबू झोंक बाय झोंक झू, अंत में एक कौशल पैटर्न में संघनित होकर तर्जनी पर शांग यांग एक्यू पॉइंट से बाहर निकलती है और मंत्र का निर्माण करती है। ये एक्यू पॉइंट महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक शक्ति इन एक्यू पॉइंट से होकर गुजरती है और एक छोटा सा परिसंचरण तंत्र बनाती है। जिन कुछ सांसों के दौरान कौशल पैटर्न बनता है, परिसंचरण तंत्र से गुजरने वाला प्रत्येक अतिरिक्त मार्ग एक अतिरिक्त आध्यात्मिक लॉक उत्पन्न करता है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करना बेहद जटिल है। इसके लिए वर्षों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह न केवल तेज होना चाहिए बल्कि सटीक भी होना चाहिए ताकि आध्यात्मिक शक्ति अव्यवस्थित न हो जाए। इससे पहले कि यू कैंगहाई बोलना समाप्त कर पाते, मो हुआ ने कहा, क्या ऐसा है?
उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि मोहुआ हवा से 4 स्पिरिट लॉक्स के साथ जल कारावास तकनीक का संकेत दे रहा है, जो पहले से एक अधिक है। यू कंगहाई चुप हो गए। क्या मुझे और तेज होना चाहिए? मोहुआ ने विचार किया और फिर ध्यान केंद्रित किया, तथा अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पुनः जल कारावास तकनीक का प्रयोग किया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक तेजी से और सटीकता से प्रवाहित हुई। जल्द ही जल कारागार तकनीक ने 5 स्पिरिट लॉक बना दिए। यू कैंगहाई स्तब्ध रह गया। मोहुआ थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था। यह अभी भी थोड़ा तेज हो सकता है। आध्यात्मिक शक्ति परिसंचरण और एक्यूपंक्चर बिंदुओं का प्रवाह अधिक सटीक हो सकता है। मोहुआ ने 5 या 6 बार और कोशिश की। कुछ प्रयास विफल रहे, लेकिन अंततः वह कुछ कठिनाई के साथ 6 स्पिरिट लॉक बनाने में सफल रहे। फिलहाल यही सीमा लग रही थी। अगर वह इसे और फैलाता तो इसमें बहुत समय लग जाता और जल कारावास तकनीक का कौशल ढांचा अस्थिर हो जाता। हालांकि 6 स्पिरिट लॉक्स अभी भी एक सुधार था, कम से कम पहले की तुलना में अधिक मजबूत। उनकी पिछली जल जेल तकनीक में केवल 3 स्पिरिट लॉक थे। ये सोचकर मोहुआ थोड़ा उलझन में पड़ गया और यू कैंगहाई से पूछा, क्या आपकी ग्रेडिंग प्रणाली थोड़ी जल्दबाजी वाली नहीं है? 3, 4, 5 और 6 तालों के बीच ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो फिर इतने विस्तृत विभाजन क्यों? यू कैंगहाई वहीं भावशून्य होकर खड़ा रहा, कुछ सुन्न सा महसूस कर रहा था, एक भी शब्द बोलने में असमर्थ था। वह क्या कह सकता था? क्या जल कारागार संप्रदाय के सामान्य शिष्य इस तरह प्रशिक्षण नहीं लेते? क्या प्रत्येक अतिरिक्त स्पिरिट लॉक बनाने में वर्षों, यहां तक कि 1 दशक से भी अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है? वह ऐसा कैसे कह सकता है? इसका उल्लेख करना बहुत अपमानजनक होगा। यू कैंगहाई ने स्तब्ध भाव से कहा। खैर, शायद संप्रदाय के बुजुर्ग सचमुच थोड़े लापरवाह थे, लेकिन आखिरकार यह एक निम्न स्तरीय मंत्र है, बहुत कठिन नहीं है, और इसे बारीक रूप से विभाजित करके इसका उद्देश्य शिष्यों में मंत्र सीखने का आत्मविश्वास पैदा करना और उनकी साधना को प्रोत्साहित करना है। अंत तक यू कैंगहाई को यह भी पता नहीं था कि वह क्या कह रहा था। मोहुआ ने वास्तव में इस पर विश्वास किया। मुझे उम्मीद नहीं थी। आपके जल जेल संप्रदाय के बुजुर्ग काफी दयालु हैं। यू कैंगहाई फूट फूट कर मुस्कुराए। वह कैसे जान सकेगा? वह तो बस ये सब बना रहा था। तो क्या आपके जल कारागार संप्रदाय में अधिक शक्तिशाली मंत्र है? मोहुआ ने उत्सुकता से पूछा। यू कैंगहाई का मनोबल ऊंचा हो गया। संप्रदाय की विरासत के रहस्यों से संबंधित मामलों के बारे में वह शुरू में बात करने के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन इस समय वह इस युवा साथी द्वारा जल कारागार संप्रदाय को नीची नजर से नहीं देखने दे सकते थे। अन्यथा जल कारागार संप्रदाय की गरिमा कहाँ रहेगी? बेशक, यू कैंगहाई ने अहंकार के भाव के साथ गंभीरता से कहा, मेरा जल कारागार संप्रदाय कभी प्रतिष्ठित था और इसकी एक लंबी विरासत है, जिसमें अनगिनत जल आधारित मंत्रों में महारत हासिल है। मोहुआ की आंखें चमक उठी। उदाहरण के लिए, यू कैंगहाई ने एक क्षण विचार किया और कहा, दूसरों की तो बात ही छोड़िए, जल कारागार तकनीक जैसे नियंत्रण मंत्रों में भी मेरे जल कारागार संप्रदाय में श्रेष्ठ ताओवादी जादू की विरासत है। क्या जल कारावास तकनीक से भी अधिक शक्तिशाली नियंत्रण मंत्र है? मोहुआ की आंखें चमक उठी। यू कैंगहाई ने सिर हिलाया और कहा, जल कारागार तकनीक अधिकतम 9 आत्मा ताले बना सकती है। जल कारावास तकनीक के ऊपर एक ताओवादी जादू है जो 18 आत्मा ताले बनाने से शुरू होता है। ये जल कारागार संप्रदाय का संप्रदाय रक्षा करने वाला श्रेष्ठ नियंत्रण ताओवादी जादू है। जल कारागार कौशल, जल जेल कौशल। मोहुआ का दिल थोड़ा चौंक गया। अकेले नाम से ही असाधारण लग रहा था। मोहुआ के आश्चर्यचकित भाव को देखकर यू कैंगहाई को थोड़ा गर्व महसूस हुआ और उसने आगे कहा, साधना जगत में आक्रमण के लिए कई श्रेष्ठ ताओवादी जादू हैं, लेकिन नियंत्रण के लिए बहुत कम। ये जल जेल कौशल एक अत्यंत दुर्लभ श्रेष्ठ नियंत्रण तकनीक है। इसके अलावा ये हमारे जल कारागार संप्रदाय की विरासत प्रणाली में सबसे बेहतरीन नियंत्रण तकनीक है, जो उन सभी साधकों को नियंत्रित करने में सक्षम है जिन्होंने जल कारागार संप्रदाय की तकनीकों और आंदोलन तकनीकों का अभ्यास किया है। केवल संप्रदाय नेता का प्रत्यक्ष वंश ही इसे सीख सकता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल कारावास कौशल एक मजबूत नियंत्रण प्रकार का मंत्र है जो स्वर्ण शरीर तकनीक और स्वर्ण शरीर तावीज के प्रतिरक्षा प्रभावों को अनदेखा कर सकता है और साधक पर नियंत्रण लागू कर सकता है। जल कारावास कौशल के सामने स्वर्ण शरीर श्वेत कागज की एक बेकार शीट से अधिक कुछ नहीं है। ये बात मोहुआ को सचमुच अचंभित कर गई। एक श्रेष्ठ दाववादी जादू, एक शक्तिशाली नियंत्रण मंत्र, स्वर्ण शरीर की उपेक्षा।
उन्होंने तुरंत कहा, तो फिर अगर कोई जल कारागार कौशल सीख ले तो क्या वह जल यम को पकड़ सकता है? एल्डर यू कैंगहाई ने अपना सिर हिलाया। संभव नहीं, मो हुआ ने पूछा। यह असंभव नहीं है, एल्डर यू कैंगहाई ने कहा, जल कारागार कौशल सीखना जल यम को पकड़ने से भी कठिन है। यह एक अत्यंत जटिल मंत्र है और साथ ही एक श्रेष्ठ ताओवादी जादू भी। इसे सीखना इतना आसान कैसे हो सकता है? जल कारागार संप्रदाय में पीढ़ियों से केवल संप्रदाय का नेता और नेता का प्रत्यक्ष वंश ही इसे सीखने के योग्य है, और फिर भी सभी नेता इसमें निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते। मो हुआ ने कहा, तो फिर? एल्डर यू कैंगहाई ने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करूंगा, और इसके अलावा मैं एक संप्रदाय का नेता नहीं हूं, और न ही मेरे पास जल जेल कौशल विरासत हो सकती है। मो हुआ कुछ निराश हुआ, फिर पूछा, जल कारावास कौशल के अलावा क्या और भी अधिक शक्तिशाली मंत्र हैं? जल कारावास कौशल एक श्रेष्ठ कौशल है, इससे आगे कोई निषिद्ध कौशल नहीं होगा। एल्डर यू कैंगहाई ने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्या? मो हुआ ने पूछा। कुछ नहीं, एल्डर यू कैंगहाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जल कारावास कौशल से भी ज्यादा शक्तिशाली मंत्र जरूर हैं, लेकिन वे नियंत्रण मंत्र नहीं हैं। नियंत्रण के मामले में स्वाभाविक रूप से कोई भी जल कारावास कौशल से बढ़कर नहीं है। मैं समझ गया, मो हुआ ने सिर हिलाया। उसके बाद एल्डर यू कैंगहाई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके शरीर पर अभी भी चोटें थीं, इसलिए मो हुआ उसे और परेशान नहीं करना चाहता था और वहां से चला गया। हालांकि इस बातचीत से मो हुआ को कई बातें समझ में आईं। सबसे पहले, जल कारावास तकनीक का एक अधिक उन्नत अभ्यास है। वह वापस लौटने पर और अधिक अभ्यास कर सकता था ताकि देख सके कि क्या वह जल कारागार तकनीक 9 आत्मा ताले में पूरी तरह निपुण हो सकता है। 9 आत्मा तालों के साथ जल कारागार तकनीक की प्रभावशीलता संभवतः अधिक होगी। दूसरा, जल कारागार कौशल। जल कारागार संप्रदाय के संप्रदाय नेता द्वारा लगभग विशेष रूप से सीखा गया जल कारागार संप्रदाय की साधना तकनीकों का प्रतिकार करने में सक्षम और स्वर्ण शरीर कौशल की उपेक्षा करने में सक्षम, जो एक अत्यंत दुर्लभ श्रेष्ठ नियंत्रण प्रकार का मंत्र है। मो हुआ आक्रामक मंत्रों के लिए लालची नहीं था, लेकिन इस प्रकार के नियंत्रण मंत्र ने उनके लिए एक अकथनीय आकर्षण पैदा कर दिया। मो हुआ को उत्सुकता तो महसूस हुई, लेकिन साथ ही कुछ अफसोस भी हुआ। एल्डर यू ने कहा कि उनके पास जल कारावास कौशल की विरासत नहीं है। ये सच था या झूठ, यह अनिश्चित था, लेकिन अगर उनके पास ये होता भी तो वे निश्चित रूप से मो हुआ को इसे सीखने नहीं देते। आखिरकार ये जल कारागार संप्रदाय का संप्रदाय रक्षा कौशल था, जिसे केवल संप्रदाय नेता द्वारा सीखा जाना था। इसके अलावा एक श्रेष्ठ ताओवादी जादू होने के कारण आध्यात्मिक शक्ति की खपत चौंका देने वाली थी। अपनी अल्प आध्यात्मिक शक्ति के कारण यदि वह इसे सीख भी ले तो भी वह इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। और जब एल्डर यू ने उल्लेख किया जल कारागार कौशल से अधिक शक्तिशाली मंत्र, तो उन्होंने फोबी शब्द कहा। मो हुआ लगभग ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि उनका आशय निषिद्ध तकनीक कहना था। क्या जल कारागार संप्रदाय में भी निषिद्ध तकनीकें थीं? इस एल्डर यू के पास कई गुप्त रहस्य थे। मो हुआ ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि ये जल कारागार संप्रदाय की विरासत है और इन्हें जबरदस्ती मांगना उचित नहीं है। वह केवल अपने विचारों को शांत कर सका और ताइक्सू गेट पर लौट आया। जैसे ही वह पहाड़ी द्वार से होते हुए संप्रदाय में वापस आया, उसने ताइक्सू गेट लिखी पट्टिका को देखा और एल्डर यू द्वारा उल्लिखित जल कारागार संप्रदाय के सहस्राब्दी पुराने दस्तावेजों में ताइक्सू गेट के पूर्ववर्ती के रिकॉर्ड को याद किए बिना नहीं रह सका। ताए आ भगवान फोजिंग तलवार, अशिंग शून्य प्रोलिफरेटिंग तलवार क्यूई, ताइक्सू तलवार इरादा। 3 संप्रदायों में विभाजित होने से पहले वे वास्तव में कौन से संप्रदाय थे? यदि तीनों संप्रदायों को एकजुट किया जाए, दिव्य तलवार, तलवार क्यूई और तलवार के इरादे को एक साथ मिला दिया जाए, तो किस तरह की शक्तिशाली तलवार दाव विरासत बनेगी? मो हुआ ने आसमान की ओर देखा, उसका दिल तड़प रहा था। फिर उसके चेहरे पर कुछ उदासी छा गई। दुर्भाग्यवश तीनों संप्रदाय पहले ही अलग हो चुके थे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए संभवतः वे पुनः एक साथ नहीं आ सकेंगे। ऐसे प्रश्नों पर विचार करना निरर्थक प्रतीत होता है। काश तीनों संप्रदाय एक हो पाते। मो हुआ ने चुपचाप सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और ताइक्सू गेट के पहाड़ी द्वार से आगे बढ़ गया। पहाड़ी द्वार के ऊपर सफेद धुआं अभी भी ऊपर की ओर घूम रहा था, दूर के बादलों और धुंध के साथ घुल मिलकर आकाश के साथ एकाकार हो रहा था। उसके बीच एक प्राचीन तलवार घूम रही थी। संप्रदाय में लौटने के बाद जीवन शांतिपूर्ण था। मो हुआ ने प्रतिदिन की तरह साधना की तथा निर्माण तकनीकों का अध्ययन किया।
फिर भी अपने खाली समय में वह ताई आ चोंगक्सु और ताइक्सु के विभाजनों से पहले संप्रदाय में अत्यधिक रुचि रखते थे, जो अपनी प्राचीन तलवार दाव विरासत के लिए जाना जाता था। इसलिए उन्होंने चतुराई से पूछताछ की और आसपास पूछताछ की, इस उम्मीद में कि ताइक्सु गेट के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इस प्राचीन संप्रदाय का नाम जानता हो। किसी भी शिष्य को पता नहीं था। उन्होंने जुन जियो, जुन जिक्सियन और सौम्य एल्डर मुरोग सहित अन्य बुजुर्गों से पूछा, लेकिन वे भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सके। बहुत सोचने के बाद मोहुआ ने एल्डर मास्टर जून से पूछने का फैसला किया। उस दिन एल्डर मास्टर झुन से 19 पैटर्न बागुआ निर्माण विधि के मूल तत्वों के बारे में परामर्श करने के बाद उन्होंने इस अवसर पर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। सज्जन, मैंने दूसरों को ये कहते सुना है कि हमारे ताइक्सु गेट का पूर्ववर्ती एक प्राचीन तलवार दाव संप्रदाय था। क्या आप इस प्राचीन संप्रदाय का नाम जानते हैं? एल्डर मास्टर झुन चौंक गए। मोहुआ को अजीब भाव से देखते हुए बोले, इसके बारे में क्यों पूछा? मैं बस थोड़ा उत्सुक हूं, मोहुआ ने उत्तर दिया। एल्डर मास्टर शुन की अभिव्यक्ति सूक्ष्म हो गई और एक क्षण के बाद उन्होंने कुछ हद तक उदास होकर आह भरी। यह मामला बहुत पुराना है और उस नाम का फिर से जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। मुझे भी नहीं पता। यद्यपि एल्डर मास्टर झुन ने दावा किया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मोहुआ ने उनके व्यवहार से यह अनुमान लगा लिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। मोहुआ ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने फिर पूछा, जब आप कहते हैं कि इसका फिर कभी जिक्र नहीं किया जाएगा, तो किसने मना किया है? एल्डर मास्टर झुन की निगाहें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, केवल मोहुआ के कंधे को थपथपाते हुए कहा, फॉर्मेशन सीखने पर ध्यान केंद्रित करो और अन्य मामलों के बारे में मत पूछो। ओह, मोहुआ ने सिर हिलाया। यदि एल्डर मास्टर झुन ने कुछ नहीं बताया और पूछताछ करने से भी मना किया, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ अकथनीय रहस्य शामिल था। एल्डर मास्टर जून ने मोहुआ की ओर फिर से देखा, एक पल के लिए विचार किया, फिर खुद को पूछे बिना नहीं रह सके, आपकी दिव्य भावना में कितनी प्रगति हुई है? मोहुआ ने सच्चाई से उत्तर दिया, इसमें थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। क्या ऐसा है? एल्डर मास्टर जून ने धीरे से आह भरी। वह जानता था कि ऐसी गति सामान्य है। आखिरकार द्वितीय श्रेणी के 19 पैटर्न फाउंडेशन स्थापना स्तर पर दिव्य संवेदना की सीमा के करीब पहुंच रहे थे, जिससे आगे की प्रगति बेहद कठिन हो गई थी। खेती की अपनी सीमाएं होती हैं। एक बार इन सीमाओं के निकट पहुंचने पर आत्मा पत्थरों और साधना तकनीकों से साधना से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति के साथ भी प्रगति कठिन हो जाती है, स्वर्ग तक चढ़ने के समान कठिन। दिव्य इंद्रिय की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसके पास भरोसा करने के लिए कोई साधना तकनीक नहीं है। फिर भी एल्डर मास्टर जून को अभी भी थोड़ा अफसोस महसूस हो रहा था। मोहुआ खुद को रोक नहीं सका और पूछा, सज्जन, क्या मेरी दिव्य भावना वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है? एल्डर मास्टर झुन ने अपना सिर हिलाया, धीरे से कहा, ये कुछ भी नहीं है, बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो, अन्य मामलों को अपना ध्यान भटकाने मत दो। कुछ बातें अभी नहीं कही जा सकती। नहीं, वह मोहुआ को बहुत भारी बोझ उठाने दे सकता था। लेकिन बोलने के बाद एल्डर मास्टर जून अचानक चुप हो गए। उसने धीरे धीरे परिपक्व हो रही मोहुआ को देखा, एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी और वह गंभीरता से बोला, मोहुआ। मोहुआ ने एल्डर मास्टर जून की ओर देखा। बड़े मास्टर झुन की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उन्होंने धीरे से कहा, कियान लनिंग राज्य सीमा अपनी विश्वासघाती और अप्रत्याशित प्रकृति के साथ जल्द ही घटित होने वाली घटनाएं हमारे ताइक्सु गेट के उत्थान और पतन से संबंधित हो सकती हैं। यह मामला अनेक कारणों और प्रभावों से उलझा हुआ है, इसमें बहुत सारे चर हैं, कोई भी परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए आपकी दिव्य भावना के प्रत्येक संवर्धन के साथ आपको सुरक्षा में वृद्धि प्राप्त होती है। मोहुआ का दिल कांप उठा। ताइक्सु गेट के उत्थान और पतन की चिंता। उन्होंने पहले केवल यह अनुमान लगाया था कि मामला मामूली नहीं होगा, लेकिन यह इतना गंभीर हो जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और ये शब्द गहन और गूढ़ एल्डर मास्टर जून द्वारा कहे गए थे। मोहुआ ने एक क्षण सोचा, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। सज्जन, मैं समझ गया। ... एल्डर मास्टर जून को छोड़ने के बाद मोहुआ को अचानक अपने कंधों पर बोझ का भार महसूस हुआ। अपनी दिव्य भावना को मजबूत करते हुए, चूंकि यह संप्रदाय के उत्थान और पतन से संबंधित एक प्रमुख मुद्दा है, इसलिए वह इसमें ढिलाई नहीं बरत सकते थे। यह स्वेच्छा से बुरी आत्माओं का सेवन करने के बारे में नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। थोड़ा थोड़ा सेवन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पर्याप्त मात्रा में सेवन करना आवश्यक है।
समय दबाव में था। मो हुआ ने थोड़ा सोचा और गू चांगहुआई को एक संदेश भेजा। अंकल गू, क्या आपने जियाओ परिवार की जांच की है? गू चांगहुआई, ये ताओवादी न्यायालय का मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप न करें। मो हुआ को थोड़ा अप्रसन्नता महसूस हुई, फिर उसने कहा, अंकल गू, मैंने आपको जल कारागार संप्रदाय और एल्डर यू के बारे में पहले ही बता दिया है। क्या आपको भी कुछ सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं दिखाना चाहिए और मुझे जियो परिवार के मामले के बारे में नहीं बताना चाहिए, ताकि यह पारस्परिकता हो? गू चांगहुआई चुप हो गया। मो हुआ द्वारा इस तरह दबाव डाले जाने पर उसे आश्चर्यजनक रूप से अपराध बोध का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसने सचमुच मो हुआ का फायदा उठाया है। थोड़ी देर सोचने के बाद गू चांगहुआई ने आह भरी, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन जियो परिवार से सावधान रहना। जियाओ परिवार के साधक अधिकांशतः ताओवादी दरबार में पदों पर आसीन हैं, कारागार और दंड देने के तरीकों में कुशल हैं और उनके तरीके निर्दयी हैं। इसके अलावा अब आपके हाथ में जियाओ परिवार का जीवन है, इसलिए उनके साथ उलझने से बचना ही बेहतर है। हाँ, मो हुआ ने जवाब दिया, मैं समझ गया। गू चांगहुआई ने आह भरी। वह नहीं जानता था कि मो हुआ सचमुच समझ गई थी या समझने का नाटक कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, मैंने जांच की है, वास्तव में इन मामलों में जियाओ परिवार की छाया है। ये जिनके बड़े भाई येक्शियू नाम के उस व्यक्ति की जब मिस्टवाटो नदी में मृत्यु हो गई, तो ये परिवार का ताओवादी न्यायालय से पंजीकरण रद्द कर दिया गया और इसके लिए जिम्मेदार प्रवर्तन नेता जियाओ परिवार का ही कोई व्यक्ति था। इसके साथ ही जिस मामले में क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने येक्शियू की हत्या की थी, जो यंग मास्टर लिन के नाम से जाना जाता था, उसे भी उस समय जियाओ परिवार के किसी व्यक्ति ने संभाला था। और संयोगवश दोनों मामलों को एक ही व्यक्ति ने संभाला। इस व्यक्ति ने एक मामले को दो संबंधित मामलों के रूप में देखा। और इस व्यक्ति को आप भी जानते हैं। मुझे भी पता है। मो हुआ चौंका। वह जियाओ परिवार के ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। क्या ऐसा हो सकता है? आकाशीय कुत्ता चिल्ला रहा है। मो हुआ ने पूछा। वहां पर जियो परिवार मुस्कुराते हुए बाघ के अलावा जिन लोगों को वह याद करता है, वे हैं हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग। मुस्कुराता हुआ बाघ कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री पर स्थित ताओवादी न्यायालय का पर्यवेक्षक है, जिसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन यह वास्तविक भावना के बिना एक दिखावा मात्र है। हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग जियो परिवार का जियो तियानिक्वान है, जो हाल ही में ताओवादी दरबार में शामिल हुआ है और उसके लिए योग्यता अंक अर्जित करने के लिए लोगों की एक बड़ी सेना प्रयासरत है, जो कि प्रत्यक्ष वंश का एक प्रतिष्ठित स्वर्गीय गौरव है, जिसकी संभावनाएं आशाजनक हैं। स्माइलिंग टाइगर एक पर्यवेक्षक है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हर अवसर पर व्यक्तिगत रूप से उसका ध्यान रख सके। उसके अलावा ये केवल हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग ही हो सकता है। गू चांगहुआई ने हार मानते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, लोगों को यूं ही उपनाम मत दो। यह मेरी गलती नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने एक बुरा नाम चुना है। मो हुआ ने आत्मविश्वास से तर्क दिया। जियो तियानिक्वान, हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग लगभग एक जैसा ही लगता है। गू चांगहुआई मो हुआ से बहस नहीं कर सकता था, इसलिए उसने चुपचाप सहमति जताते हुए कहा, न केवल ये परिवार के मामलों में, बल्कि गुई जल संप्रदाय में भी जियाओ परिवार वास्तव में उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। वास्तव में जियाओ परिवार के कई शिष्य मूल रूप से गुई जल संप्रदाय से हैं, जिन्होंने इसकी परंपराओं को सीखा है। केवल इतना ही नहीं, मैंने पिछले 200 वर्षों के कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के अभिलेखों का अध्ययन किया और पाप साधकों से जुड़े कई मामलों की खोज की, जिनमें शियाओ परिवार की संलिप्तता के संकेत मिले। कुछ पाप साधकों को पकड़ा गया, लेकिन अपर्याप्त साक्ष्य के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। कुछ को मृत्युदंड दिया गया, लेकिन फांसी से पहले ही ताओवादी जेल में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि कुछ पाप साधकों की पहचान भी संदिग्ध थी। एक व्यक्ति के दो नाम थे या दो लोगों का एक ही नाम था, और अभिलेखों में जियो परिवार ने इसके बाद की स्थिति को संभाला। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, कोई भी इन चीजों को करने के लिए जियो परिवार की जांच नहीं करता। गू चांगहुआई ने उदासीनता से उत्तर दिया, कोई भी जांच नहीं करेगा। मो हुआ ने एक क्षण रुककर सोचा और कुछ हद तक उसे समझ आ गया। ताओवादी न्यायालय की नौकरशाही संरचना बोझिल है, जिसमें बहुत से कर्मचारी बेकार बैठे रहते हैं, इसलिए जिन कार्यों से ठोस लाभ नहीं मिलता, उन्हें स्वाभाविक रूप से नजरअंदाज कर दिया जाता है, या यदि संभव हो तो नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब तक जियो परिवार विवेक बनाए रखता है और बाहरी तौर पर स्वीकार्य प्रतीत होता है, तब तक कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से इन पुराने विवरणों को पढ़कर खुद को परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा इन पुराने विवरणों को खंगालने से ताओवादी दरबार के प्रमुख व्यक्ति शियाओ परिवार को ठेस पहुंचेगी।
यदि किसी को थोड़ी भी अंतर्दृष्टि होगी तो वही ये समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। मृत प्रवर्तन नेता के बारे में क्या? कौन सा? वही जिसे मैंने उड़ा दिया था, मो हुआ ने धीरे से कहा। किसी की मृत्यु हो गई और जियो परिवार को किसी तरह प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी। गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति जटिल हो गई, जिसे उन्होंने एक पत्र में व्यक्त किया। जियाओ परिवार ने रोस्टर को रद्द करने का मामला उठाया और दावा किया कि उनके जियाओ परिवार के सदस्यों में से एक ने मिस्टवाटर नदी पर डाकुओं के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, पूरी ताकत से प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से एक क्रूर और भयंकर जल डाकू के हाथों मारा गया। मो हुआ, ये क्रूर और भयंकर जल डाकू मैं नहीं हो सकता, है ना? गु चांगहुआई, जब तक आप स्वयं इसे जानते हैं। मो हुआ, गु चांगहुआई, इस तरह मामला आधिकारिक तौर पर शांत हो गया है, लेकिन गुप्त रूप से जियो परिवार इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। सावधान रहें और अनजाने में कुछ भी ऐसा न कहें जिससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाए। मो हुआ, मैं समझता हूँ, धन्यवाद अंकल गु। सभी आवश्यक बातें कहने के बाद गु चांगहुआई ने कहा, मुझे दूसरे काम निपटाने हैं, इसलिए अब और बात नहीं करूंगा। ताओवादी दरबार ने यहाँ एक सुपरवाइजर भेजा है और वे काफी मुश्किल और घिनौने स्वभाव के हैं। इन दिनों मैं भी काफी व्यस्त रहूंगा, अपना ध्यान रखना। ताओवादी न्यायालय द्वारा भेजा गया एक पर्यवेक्षक। मो हुआ पूछना चाहता था कि यह सुपरवाइजर कौन है, लेकिन गु चांगहुआई की तरफ से पहले ही सन्नाटा छा चुका था। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। अंकल गु वास्तव में बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब से अंकल गु से कोई भी खुफिया जानकारी अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। केवल जब उसे अंकल गु की मदद की आवश्यकता होती थी तब वह इन खुफिया सूचनाओं का उपयोग ब्लैकमेल के लिए करता था। नहीं, बल्कि अंकल गु के साथ समतुल्य विनिमय करने के लिए करता था। ज्ञान मूल्यवान है और इसे लापरवाही से प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। पत्र टोकन को एक तरफ रखकर मो हुआ शिष्य के निवास में मेज पर बैठ गया, चुपचाप विचार कर रहा था। इस तरह उन्हें मिस्टवाटर नदी की स्थिति के बारे में भी स्पष्ट जानकारी है। ताओवादी न्यायालय में जियो परिवार रक्षक है। गुई जल संप्रदाय स्पष्ट स्वामी है। जल यम और अन्य गुप्त गुर्गे हैं। 100 फूल घाटी। मो हुआ को यह निश्चित नहीं था कि 100 फ्लावर वैली कितनी गहराई से इसमें शामिल थी, लेकिन कम से कम वहां पर प्रशिक्षक हुआ माल की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार था, संभवतः माल की शिपिंग के लिए भी। ये सभी शक्तियां मिलकर एक जाल बुनती हैं जो मिस्टवाटर नदी को ढक लेता है, और इस जाल का केंद्र संभवतः रूज नाव। फिर भी इस जाल को जानते हुए मो हुआ ने कार्रवाई करने में संकोच किया। 100 फ्लावर वैली की ओर कोई प्रगति नहीं हुई थी। अंकल गु के अनुसार हुआ रुयू हाल ही में अत्यधिक सतर्क हो गया है। वह 100 फूलों वाली घाटी में रह रहा है तथा बाहरी दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं है। जहां तक गुई जल संप्रदाय का प्रश्न है, वह उनसे पूरी तरह अपरिचित था। न ही वह गुई जल संप्रदाय के किसी व्यक्ति को जानता था, न ही उसने उसके भीतर कोई जासूस रखा था। जल यम को पकड़ना भी कठिन था और यह भी नहीं कहा जा सकता था कि उन्हें मनमाने ढंग से पकड़ा भी नहीं जा सकता था। जल यम की सतर्कता और प्रभावशाली जल कौशल को देखते हुए अगली बार उसे पकड़ने के लिए अत्यधिक तैयारी, सावधानीपूर्वक योजना बनाने और उसे भागने से रोकने की आवश्यकता होगी। अन्यथा यदि वह फिर असफल हो गया तो उसका तुरुप का पत्ता उजागर हो जाएगा, उसे सतर्क कर दिया जाएगा, उसे फिर से पकड़ना लगभग असंभव हो जाएगा। जहां तक जियो परिवार का सवाल है तो इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियो परिवार के प्रवर्तन नेताओं में से एक को उड़ा देने के बाद वह कारण और प्रभाव में उलझ गया है। बेहतर है कि अभी जियो परिवार से दूर रहें। ऐसा लगता है कि हर जगह सुराग है, लेकिन जब वास्तव में जांच की जाती है तो प्रवेश बिंदु ढूंढना कठिन होता है। मो हुआ ने आह भरी। प्रवेश का सर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? इसके बाद के दिनों में मो हुआ इस मुद्दे पर विचार करता रहा, लेकिन वह गतिरोध में ही रहा। एक दिन जब वह शिष्य निवास कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन कर रहा था तो हाओ जुवान अचानक उसे ढूंढते हुए आया। छोटे भाई, एक स्थिति है। एक स्थिति? मो हुआ चौंका। हाँ, हाओ जुवान ने गंभीरता से सिर हिलाया। किसी ने मुझे बहकाने की कोशिश की थी। बगल में शराब पी रहे चेंग मो का गला घुट गया। वह कई बार खांसने लगा, उसका चेहरा लाल हो गया और वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुम्हें लुभाने के लिए? हाँ। हाओ जुवान गंभीर लग रहा था। एक औरत, आदमी। चेंग मो की अभिव्यक्ति थोड़ी सूक्ष्म हो गई। हाओ जुवान ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और समझाया, ऐसा नहीं है। वह मुझे बहका नहीं रहा है। वह मुझे ऐसी जगह जाने के लिए बहका रहा है जहां मुझे नहीं जाना चाहिए।
मुंह हुआ ने भौहें उठाई, उत्सुकता से पूछा, कौन सी जगह? उसने कुछ नहीं कहा। हाओ जुवान ने जवाब दिया, बस इतना कहा कि वह मुझे खाने पीने और मौज मस्ती के लिए एक जगह ले जाना चाहता था जहां न केवल सुंदर चीजें हों बल्कि मजेदार चीजें भी हों। मैंने उनसे पूछा कि वहां इतना सुंदर और मजेदार क्या है, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अस्पष्ट मुस्कान दी और कहा कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि वह स्थान नश्वर संसार का परम आनंद स्थल है, जहां एक बार जाने के बाद आप उसे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मैं थोड़ा ललचा गया था। हाओ जुबान ने ईमानदारी से स्वीकार किया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी गंभीरता से कहा, लेकिन मुझे याद आया, जूनियर भाई, आपने हमें चेतावनी दी थी कि कोई हमारे ताइक्सू गेट के खिलाफ साजिश रच सकता है, हमें गुप्त रूप से गलत काम करने के लिए लुभा सकता है। मुझे एक चेतावनी मिली और मैंने सहमत होने का नाटक किया, फिर आपको बताने के लिए वापस आया। मुंह हुआ ने संतुष्टि से सिर हिलाया, बहुत अच्छा। बोलने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हाओ जुबान के लिए एक गिलास फल वाली शराब पिलाई। हाओ जुबान ने अपने कनिष्ठ भाई द्वारा डाली गई शराब पी ली। वह अपने चेहरे पर थोड़ा सा भी गर्व नहीं छिपा सका। कौन तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा था? बगल में खड़ी सीटू जियान ने उत्सुकता से पूछा। हाओ जुबान ने शराब का एक घूंट लिया और कहा, यह मेरा बचपन का दोस्त है। हमारे दोनों परिवार काफी करीब हैं और हम एक ही उम्र के हैं, इसलिए बचपन में हम साथ खेला करते थे। लेकिन बाद में हम अलग अलग संप्रदायों में शामिल हो गए और साधना में व्यस्त हो गए, इसलिए हम एक दूसरे से बहुत कम संपर्क कर पाते थे। वह किस संप्रदाय में शामिल हुआ? मुंह हुआ ने पूछा। गुई जल संप्रदाय, हाओ जुवान ने उत्तर दिया। गुई जल संप्रदाय। मुंह हुआ की आंखें हल्की सी झपक गईं। छोटे भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे अस्वीकार कर देना चाहिए? हाओ जुवान ने पूछा। मुंह हुआ ने एक पल के लिए सोचा, अपना सिर हिलाया, नहीं, उससे सहमत हो जाओ। हाओ जुवान आश्चर्यचकित रह गया, उससे सहमत हो? हाँ, मुंह हुआ ने कहा, न केवल आपको उसकी बात माननी चाहिए, बल्कि सहजता से ये भी बताना चाहिए कि आपका एक साथी सदस्य भी है जो इसमें शामिल होना चाहता है, और देखना चाहिए कि क्या वह उसे अपने साथ लाने को तैयार है। हाओ जुवान ने कहा, जूनियर भाई, जिस साथी सदस्य के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वह आप ही नहीं है? मुंह हुआ ने सिर हिलाया, यह सही है। इस बीच चेंग मो को तुरंत जिज्ञासा हुई, जूनियर भाई, आप जाना चाहते हैं? तो मैं भी चलूंगा। यहां तक कि आमतौर पर गंभीर रहने वाले सीटू जियान ने भी कहा, मैं भी जाऊंगा। मुंह हुआ अवाक रह गया, तुम लोग किस लिए साथ आए हो? चेंग मो ने गंभीरता से उत्तर दिया, हमारा कोई और इरादा नहीं है, हमें बस डर है कि आपको खतरा हो सकता है, इसलिए हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं। मुंह हुआ। सीटू जियान ने एक पल सोचा, मजाक नहीं बल्कि गंभीरता से कहा, जूनियर भाई, आपके लिए अकेले जाना वास्तव में थोड़ा खतरनाक हो सकता है। मुंह हुआ ने एक पल के लिए चुपचाप सोचा, फिर आह भरी, ठीक है। हालांकि उसे अकेले किसी खतरे का डर नहीं था, फिर भी हाओ जुबान तो शामिल था ही। हाओ जुबान की ताकत औसत थी, और किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में चेंग मो और सीटू जियान उसकी मदद कर सकते थे। दूसरा कारण ये था कि केवल हाओ जुबान को लाने पर गुई जल संप्रदाय सहमत नहीं हो सकता था। लेकिन यदि वह एक साथ 3 ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों को ले आए, तो गुई जल संप्रदाय के सहमत होने की संभावना अधिक होगी। मुंह हुआ ने आंख मूंद कर अनुमान लगाया कि गुई जल संप्रदाय के शिष्य को हेडकाउंट प्रदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। एक और लाने से शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 और लाने से इनकार करना असंभव हो सकता है। हाओ जुबान, अपने बचपन के दोस्त से पूछो, कहो कि तुम्हारे 3 साथी सदस्य भी देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या उसे कोई दिक्कत नहीं है। मुंह हुआ ने निर्देश दिया। हाओ जुबान ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं पूछूंगा। अगले दिन हाओ जुबान ने पूछने के बाद रिपोर्ट दी, फिर मुंह हुआ से कहा, मैंने अपने बचपन के दोस्त को बताया, और वह थोड़ा हिचकिचाया, यहाँ तक कि थोड़ा सावधान भी, और पूछा कि कौन से 3 साथी सदस्य हैं। मैंने उससे बताया कि एक जैन राज्य के एक कुलीन परिवार का बेटा है, और दूसरा ली राज्य के स्वोट दाओ कुलीन परिवार का। जहां तक तुम्हारा सवाल है कनिष्ठ भाई, मैंने कहा था कि तुम्हारा परिवार कोई खास नहीं है, लेकिन तुम एक फॉर्मेशन जीनियस हो। एक कुलीन परिवार का बेटा, एक तलवार दाओ कुलीन परिवार का बेटा, और एक फॉर्मेशन जीनियस। मेरे बचपन के दोस्त को ये सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने ये दिखावा किया कि यह एक मुश्किल फैसला है, और कहा कि उसे अपने बड़े भाई से सलाह लेनी होगी। हालांकि कुछ ही देर में उसने मुझे बताया कि उसके बड़े भाई सहमत हैं, और आप सब भी साथ आ सकते हैं। मुंह हुआ ने सिर हिलाया और पूछा,
हम कब जाएंगे? आने वाले ब्रेक के बारे में हाओ जुवान ने कहा। उन्होंने कहा था कि जल्दी करो क्योंकि हर कोई वहां नहीं जा सकता। अगर आप योग्य भी हैं तो आपको कतार में लगना होगा। अगर हम बहुत देर से गए तो शायद जगह न मिले। चूंकि हम पहली बार जा रहे हैं इसलिए हमें विशेष उपचार मिलेगा। मो हुआ ने जितना अधिक सुना उतना ही यह सुअर काटने का घोटाला जैसा लगने लगा। एक तरह से ये वास्तव में सुअर वध घोटाला हो सकता है, सिवाय इसके कि वे खून नहीं बहा रहे थे बल्कि ताओवादी हृदय का वध कर रहे थे। ताओवादी हृदय के बिना व्यक्ति मात्र एक सुअर है। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद अवकाश आ गया। मो हुआ, चेंग मो, सीटू जियान और हाओ जुवान एकत्र हुए और फिर हाओ जुवान के नेतृत्व में गुई जल संप्रदाय के बाहर गुई जल शहर गए। कियानिक्स्यू राज्य सीमा के अंदर प्रत्येक संप्रदाय के बाहर दाओ के अध्ययन के लिए एक अमर शहर है। यह अमर शहर संप्रदाय के अनुयायियों को दैनिक आवश्यकताएं जैसे गोलियां, रून, आध्यात्मिक कलाकृतियां, संरचनाएं आदि प्रदान करके उनकी सेवा करता है। यहाँ भोजन और मनोरंजन के लिए सराय, रेस्तरां, चायघर और अन्य स्थान भी हैं। ये कई किसानों के दैनिक जीवन का घर भी है। गुई जल संप्रदाय कोई अपवाद नहीं था। गुई जलनगर पहुंचने पर हाओ जुवान मोहुआ और अन्य लोगों को एक सराय में ले गया जहां उनकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त से हुई। हाओ जुवान ने परिचय कराया, ये वांग चेन है जो मेरे साथ बड़ा हुआ और अब गुई जल संप्रदाय में साधना करता है। मोहुआ ने इस वांग चेन पर एक नजर डाली। वह हाओ जुवान के समान ही कद का था, दुबला पतला, और उसका रूप रंग सुंदर या बदसूरत नहीं था, बस उसका आचरण सामान्य था। हालांकि उसकी आंखें अक्सर फड़कती रहती थीं, जो ये दर्शाता था कि उसमें कुछ चालाकी थी। जब मोहुआ वांग चेन का आकलन कर रहे थे, वांग चेन भी मोहुआ और उसके साथियों को देख रहा था। चेंग मो और सीटू जियान को देखना ठीक था, लेकिन जब उसने मोहुआ को देखा तो उसने अचानक परेशान भाव दिखाया और हाओ जुवान से कहा, भाई जुवान, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं? वांग चेन ने चुपके से मोहुआ की ओर देखा और हाओ जुवान से फुसफुसाया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम 3 साथी सदस्यों को लाए हो? यहाँ एक जूनियर भाई क्यों है? मोहुआ का चेहरा काला पड़ गया। हाओ जुवान ने तुरंत सुधार किया, वो एक साथी सदस्य है, जूनियर भाई नहीं। वह न केवल जूनियर भाई नहीं था बल्कि वह ताइक्सुगेट का जूनियर भाई भी था। वांग चेन परेशान हो गया और आह भरते हुए बोला, लेकिन वह काफी युवा दिखता है। उसका चेहरा बहुत युवा लग रहा था और वे आंखें शुद्ध और स्पष्ट, सांसारिक धूल से अछूत थी। वांग चेन ने फिर अपनी आवाज धीमी की और हाओ जुवान के कान में कहा, उस तरह की जगह उसके जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। एक बात थी जो उन्होंने खुलकर नहीं कही। उनकी नज़र में ताइक्सुगेट का ये जूनियर ब्रदर कुछ खास तरह के लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षक लगता था। यदि उसे सचमुच अंदर लाया गया और कुछ कुलीन पुत्रों की नज़र उस पर पड़ गई तो इससे उसे केवल हानि ही होगी। चुपके से हमला। मोहुआ का चेहरा और भी खराब लग रहा था। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते इन लोगों द्वारा मुझे नीची नज़र से देखा जाना वास्तव में अपमानजनक था। हाओ जुवान ने वांग चेन से कहा, क्या आप कोई अपवाद बना सकते हैं? वांग चेन ने अपना सिर हिलाया, अगर मैं अपवाद भी कर दूं तो भी यह काम नहीं करेगा। अगर मैं उसे अंदर भी आने दूं तो अंदर बैठे भाई उसे नाव पर नहीं चढ़ने देंगे। नाव पर? हाओ जुवान ने पूछा। वांग चेन को एहसास हुआ कि वह फिसल गया था और जल्दी से बोला, कुछ नहीं, लेकिन ये जूनियर भाई। मोहुआ की निगाहें ठंडी थीं। वांग चेन किसी कारण से मोहुआ की निगाहों के नीचे ठंडा महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से एक बनावटी मुस्कान के साथ स्वर बदल दिया। उद्धरण चिन्ह ... ये युवा भाई, युवा और प्रतिभाशाली, वास्तव में ऊपर जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया इसे मेरे लिए मुश्किल न बनाएं। हाओ जुवान ने मोहुआ को देखा और पूछा कि क्या करना है। मोहुआ ने एक पल सोचा, फिर आह भरी, तो फिर तुम सब ऊपर जाओ। उसके बाद उसने गुप्त रूप से ताइक्सु टोकन का उपयोग करके हाओ जुवान और अन्य लोगों को एक संदेश भेजा। अंदर जाओ और स्थिति की जांच करो, सतर्क रहो, उनकी चालों में मत फंसो और यदि कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाए तो बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए हंगामा करने में संकोच मत करो। इसके अलावा मेरी पीठ पीछे उन अच्छे दृश्यों को मत देखना या उन मजेदार खेलों को मत खेलना, वहां निश्चित रूप से कुछ अजीब है। हाओ जुवान और अन्य लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। मोहुआ ने तब कहा, मैं गुई जल शहर में घूमूंगी और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो हम एक साथ संप्रदाय में लौट आएंगे। ठीक है। फिर हाओ जुवान और अन्य लोग वांग चेन के पीछे पीछे एक हलचल भरे और शोरगुल वाले शराबखाने में पहुंचे।
मो हुआ केवल उत्सुकता से देख सकता था। वह बहुत उत्सुक था, वह जानना चाहता था कि शराबखाने के अंदर क्या है, लेकिन अन्य लोग उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। मो हुआ केवल धैर्य रख सकता था और गुई जल शहर के चारों ओर घूम सकता था। गुई जल शहर काफी हलचल भरा था, जहां गुई जल संप्रदाय के कई शिष्य थे। यू कैंगहाई के अनुसार गुई जल संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने ताओवादी न्यायालय के साथ मिलीभगत की, जल कारागार संप्रदाय को धोखा दिया और जल कारागार संप्रदाय की विरासत को चुरा लिया और गुई जल संप्रदाय की स्थापना की, जिसे अब उस आधार पर 12 धाराओं में गिना जाता है। गुई जल संप्रदाय के अधिकांश शिष्य जल प्रणाली दाव कानून का अभ्यास करते थे और पूछताछ के मार्ग में शामिल थे, और स्नातक होने के बाद अधिकांश ने ताओवादी न्यायालय में प्रवेश किया। शहर में कई शिष्य गुई जल संप्रदाय ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे, उनकी आंखें धुंधली थीं और उनके भाव कुछ उदास थे। इसके अलावा वहां गुई जल संप्रदाय के कुछ उद्योग भी थे। गुई जल संप्रदाय की विरासत जल से संबंधित थी, वे जल के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह करते थे तथा उनके उद्योग अधिकतर जल से संबंधित थे। वहां घाट, शराब की नावें, साथ ही शराबखाने, मछली बाजार थे और वे पानी के किनारे बने कुछ गुफा आवासों को भी किराए पर देते थे। मो हुआ इधर उधर घूमता रहा, चलते चलते नोट्स लेता रहा, गुई वाटर सिटी के लेआउट से खुद को परिचित करता रहा और फिर मधुशाला में लौट आया। इस सराय का नाम लिन शुई टॉवर था। अंदर शोरगुल हो रहा था और हाव जुवान और अन्य लोग अभी भी अंदर थे, उनकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मो हुआ ने उन्हें एक संदेश भेजकर पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मो हुआ थोड़ा दुखी था। वह नहीं जानता था कि क्या वे तीन मूर्ख बहुत ज्यादा तल्लीन हो गए थे या फिर शराबखाने में किसी संगठन ने ओरिजिनल मैग्नेट सिग्नल को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे वे उसके संदेश प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। क्या मुझे अदृश्य होकर देखने जाना चाहिए? मो हुआ ने सराय का चक्कर लगाया और पाया कि उसके चारों ओर एक उच्च स्तरीय प्रकट छिपाव संरचना स्थापित की गई थी, जिसकी लागत काफी अधिक थी। यदि वह अदृश्य रूप से पास आता तो उसे खोज लिया जाता। मो हुआ को अप्रसन्नता महसूस हुई, मुझसे इतनी सतर्कता बरती जा रही है। अंदर निश्चित रूप से कुछ संदिग्ध है। जब वह सोच रहा था कि कैसे अंदर घुसा जाए, तो अचानक प्रवेश द्वार पर शोर मच गया और बहुत से साधक बाहर आ गए। भीड़ में हाव जुवान और अन्य लोग भी थे। जैसे ही वे शराबखाने से बाहर निकले, मो हुआ ने वांग चेन को बार बार माफी मांगते सुना। भाई जुवान, दोनों भाइयों, मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उच्च अधिकारियों ने आखिरी मिनट में योजना बदल दी, जिससे सभी का मजा किरकिरा हो गया। मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। बोलने के बाद वांग चेन ने एक स्टोरेज बैग निकाला और उन्हें सौंप दिया। ये लिन शुई टॉवर की कीमती शराब है, साथ ही विशेष रूप से तैयार किया गया मैरिनेट किया हुआ मांस, बस माफी के तौर पर छोटे टोकन है। वांग चेन का रवैया काफी विनम्र था। चेंग मो अप्रसन्न दिखे और उपहास करते हुए बोले, थोड़ी सी शराब और मांस की क्या कीमत है? क्या हम यहाँ ऐसी चीजों के लिए आए हैं? यह मेरे समय की बर्बादी है। चेंग मो काफी दुखी था। उसके कहने के बावजूद भी उसने शराब और मांस स्वीकार कर लिया। वे तीनों वांग चेन के साथ शराबखाने से निकल गए और फिर मो हुआ से मिले तथा सड़क के उस पार एक चाय घर की ओर चल पड़े। चेंग मो ने फिर उस मसालेदार मांस और बढ़िया शराब का सम्मान किया जो वांग चेन ने मो हुआ को दिया था। जूनियर भाई, कोशिश करो। मो हुआ ने इसका निरीक्षण किया और पाया कि शराब और मांस में कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए उसने इसे सभी के साथ खाने के लिए साझा किया। शराब बेहतरीन थी, अच्छी तरह से पुरानी थी। मांस भी उच्च गुणवत्ता का था, स्वाद में भरपूर और लंबे समय तक चलने वाली खुशबू वाला, जो आमतौर पर मिलना मुश्किल होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुई जल संप्रदाय की माफी काफी ईमानदार थी। मो हुआ ने मांस खाया और शराब पी, अपनी दिव्य भावना को बढ़ाया, चारों ओर जीवंत चाय घर के संरक्षकों को देखा और कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं देखा, फिर फुसफुसाया, तुमने अंदर क्या किया? हाव जुवान और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा गाना और डांस देखा। क्या ये गाना और नृत्य सही थे? मो हुआ ने धीरे से पूछा। हाव जुवान ने झिझकते हुए सिर हिलाया, मुझे लगता है काफी उचित है। कितना उचित? हाव जुवान अनिश्चित लग रहा था, वे सभी कपड़े पहने हुए थे। क्या यह उचित माना जाएगा? मो हुआ ने सिर हिलाया, ये तो बिल्कुल सही लगता है। और फिर मो हुआ ने पूछना जारी रखा, बस इतना ही? सीटू जियान ने भी सिर हिलाया, ये सिर्फ गाना और नृत्य था, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक वार्म अप था। वांग चेन शायद हमें कहीं और ले जाना चाहता था।
लेकिन इससे पहले कि वह इसे व्यवस्थित कर पाता, गुई जल संप्रदाय का एक वरिष्ठ भाई गंभीर भाव से उसके पास आया, उससे कुछ कहा और फिर पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मो हुआ को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह उलझन में भी थी। इसे क्यों रद्द किया गया? गुप्त हमला भाग 2। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि गुई जल संप्रदाय को हमारे गुप्त उद्देश्यों का पता चल गया है? या क्या जल यम पिछली घटनाओं के कारण अधिक सतर्क हो गया है? या शायद अन्य कारणों से? मो हुआ ने एक क्षण सोचा, कोई सुराग नहीं मिला, और कहा, चलो पहले वापस चलते हैं। ये गुई जल शहर है, जिसे गुई जल संप्रदाय का क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ बहुत लंबे समय तक रहने से मो हुआ को असहज महसूस हुआ। ठीक है, हाओ जुवान और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। चायघर से निकलकर उन्होंने एक गाड़ी किराए पर ली और गुई जल शहर से ताइक्सू संप्रदाय की ओर चल पड़े। गाड़ी में बैठे हुए मो हुआ गुई जल संप्रदाय के मामलों पर विचार करता रहा। गाड़ी गुई जल शहर के द्वार से होकर गुजरी चौड़ी सड़क पर इत्मीनान से आगे बढ़ रही थी। आधे रास्ते में मो हुआ, जो भौहें चढ़ाए और गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से पर्दा उठाया और देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। कुछ दूरी पर एक और गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी को भव्य रूप से सजाया गया था तथा उस पर विभिन्न रंगों के रंग-बिरंगे फूल कड़े हुए थे। 100 फूल घाटी से एक गाड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे यह अभी अभी गुई जल नगर से बाहर निकला हो, ठीक उनकी गाड़ी की तरह एक के पीछे एक चल रहा हो। मो हुआ का दिल धड़क उठा और वह तुरंत चिल्लाया, चेंग मो। गाड़ी चला रहे चेंग मो ने अपना सिर घुमाया। मो हुआ ने फूलदार गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस गाड़ी के पीछे चलो। चेंग मो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने संकोच नहीं किया और गाड़ी चलाकर उसे पकड़ने चला गया। मो हुआ ने कहा, इसे गुप्त रखो, किसी की नज़र में मत आओ। ओह ठीक है। तभी बड़े आदमी चेंग मो ने लगाम खींची, गाड़ी की गति धीमी की और चुपचाप उस फूल गाड़ी के पीछे चल पड़ा। 100 फ्लावर वैली से आने वाली गाड़ी सीधे आगे बढ़ गई। मो हुआ और अन्य लोग अपनी गाड़ी में सावधानीपूर्वक पीछे पीछे चले। ताइजू शहर से होते हुए, फिर ताया शहर से होते हुए कुछ बार चक्कर लगाया और अंततः 100 फूलों वाले शहर में पहुंचे। हल्की सुगंध बिखेरती हुई फूलों की गाड़ी 100 फूलों के शहर में पहुंची। ये देखकर चेंग मो ने पूछा, जूनियर भाई, क्या हमें शहर में प्रवेश करना चाहिए? मो हुआ ने एक क्षण सोचा और कहा, गाड़ी छोड़ दो, हम पैदल चलते हैं। चेंग मो ने सिर हिलाया। 100 फ्लावर सिटी के बाहर गाड़ी छोड़कर वे पैदल ही शहर में दाखिल हुए। खुशकिस्मती से जिस गाड़ी के पीछे वे चल रहे थे उसकी गति तेज नहीं थी, इसलिए मो हुआ और बाकी लोग उनके पीछे आ गए। वे तब तक उसका पीछा करते रहे जब तक गाड़ी 100 फ्लावर वैली के पर्वतीय द्वार तक नहीं पहुंच गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और 4 या 5 महिलाएं, जिनमें से प्रत्येक ने 100 फूलों की घाटी के ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे और उत्तम सुंदरता से युक्त थीं, प्रत्येक की अपनी अपनी खूबियां थीं, एक साथ 100 फूलों की घाटी में प्रवेश कर गईं। रास्ते में वे बातें करते और हंसते रहे, लेकिन उनकी सूक्ष्म अभिव्यक्तियां थोड़ी सूक्ष्म थीं। कुछ सामान्य दिख रहे थे, कुछ उदास लग रहे थे, कुछ ने चुपचाप राहत की सांस ली, जबकि अन्य की आंखें धुंधली और चेहरे भावहीन थे। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। नहीं, हुआरुयू। उसने सोचा था कि हुआरुयू भी गाड़ी में होगा। इसके बाद उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और उन महिला साधकों के स्वरूप को याद किया जो गाड़ी से बाहर निकली थीं, और फिर उन्होंने मन ही मनाह भरी। ऐसा लगता है कि 100 फ्लावर वैली का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बगल में हाओ जुवान ने मो हुआ को झाड़ियों में बैठे देखा, जिसकी नजरें 100 फूलों वाली घाटी की महिला साधकों पर टिकी थीं, और वह उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सका। छोटे भाई, बेहतर होगा कि आप मेरे चचेरे भाई की तरह न बने। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। हाओ जुवान ने 100 फूलों वाली घाटी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम बुरी तरह पिटोगे। मुख्यतः ये शर्मनाक है। उनके चचेरे भाई हाउसे की चमड़ी बचपन से ही मोटी थी, इसलिए यह बात उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी। लेकिन मो हुआ इन ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों में कनिष्ठ भाई होने के नाते इस तरह से अपना सम्मान खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। चिंता मत करो, मो हुआ ने अपना हाथ हिलाया, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और मैं किसी भी तरह पकड़ा नहीं जाऊंगा। हाओ जुवान ने मो हुआ की चाल तकनीक और छिपाव तकनीक के बारे में सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ये सच है। आज तक उसने कभी भी जूनियर भाई को किसी के द्वारा पकड़े हुए नहीं देखा था। गाड़ी पर सवार महिला साधकों को 100 फूलों की घाटी में प्रवेश करते और जीवंत फूलों की झाड़ियों के बीच गायब होते देख मो हुआ ने कहा, चलो वापस चलें।
हालांकि हाओ जुवान और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि मोहुआ क्या करने वाला था, फिर भी वे धीरे धीरे इसके आदी हो गए थे और जूनियर भाई की कही हर बात पर भरोसा करने लगे थे। हालांकि वापस आते समय चेंगमो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और पूछा, छोटे भाई, आप उस गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे थे? मैं ताओवादी न्यायालय से संबंधित एक मामले की जांच कर रहा हूं। मोहुआ ने इसे नहीं छिपाया, लेकिन मैं अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। किसी मामले की जांच कर रहे हो? चेंगमो की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। क्या इसमें कोई योग्यता है? मोहुआ की आंखें घूम गईं क्योंकि उसने ध्यान से सोचा और कहा, ताओवादी दरबार से कोई नहीं है, लेकिन अगर आप मदद करते हैं तो मैं आपको खुद कुछ दे दूंगा। अब वह मेरिट पॉइंट्स का एक प्रमुख धारक बन गया था तथा फॉर्मेशन पेंटिंग, मॉन्स्टर हंटिंग और रिवॉर्ड कमीशन के माध्यम से काफी मात्रा में धन अर्जित कर रहा था। उस समय 10,000 राक्षसों की घाटी में एल्डर मास्टर जून ने संप्रदाय की ओर से उन्हें बड़ी मात्रा में योग्यता अंक से पुरस्कृत किया था। ताए आ संप्रदाय और अशिंग वॉर्ड संप्रदाय ने भी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में उन्हें योग्यता अंक दिए। इतने सारे योग्यता अंकों के साथ वह शुरू में उत्साहित था। बीच बीच में जून टोकन की ओर देखता रहता था, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ उत्साह कम होता गया, उसे ये कम रोमांचक लगने लगा। अब वह शायद ही योग्यता अंकों की संख्या की जांच करता था, क्योंकि वे बहुत अधिक थे, इतने अधिक कि वह कभी भी उनका उपयोग नहीं कर सकता था। चेंगमो, ये जानते हुए कि मोहुआ एक धनी व्यक्ति है और उसके पास बहुत सारे मेरिट अंक हैं, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद जूनियर भाई, अगर आपको कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। मोहुआ ने सिर हिलाया। बेशक, गुई जल संप्रदाय और जलयम के मामलों के संबंध में ये जटिल था और वह चेंगमो और अन्य लोगों को गहराई से शामिल नहीं होने देगा, बस उन्हें कुछ छोटे कार्य काम करने और जानकारी इकट्ठा करने देगा। एक बहादुर योद्धा को 3 शक्तिशाली सहयोगियों का समर्थन प्राप्त होता है। संसाधनों का लाभ उठाना सीखना महत्वपूर्ण है। अकेले जाने से अनिवार्यतः चूक हो जाएगी। लगता है इस यात्रा से कुछ खास हासिल नहीं हुआ, सीटू जियान ने पूछा। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सीधे संप्रदाय की ओर लौट जाना चाहिए? वास्तव में कुछ लाभ हुए, लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं थे। मोहुआ ने मन ही मन सोचा, और वे केवल ढीले सिरे थे जिनकी आगे जांच करने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता थी। मोहुआ ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने हाओ जुवान की ओर मुड़कर पूछा, हाओ जुवान, आपके बचपन के दोस्त वांग चेन के साथ आपका रिश्ता कैसा है? हम करीब हुआ करते थे। हाओ जुवान थोड़ा घबराया, फुसफुसाया, जूनियर भाई, आप उसे निशाना नहीं बनाओगे, है ना? नॉकआउट वार भाग 3। आखिरकार हम बचपन के दोस्त हैं, बचपन से ही साथ खेलते आए हैं, हमारे बीच अभी भी कुछ स्नेह है। अगर जूनियर भाई वास्तव में कार्रवाई करता है तो वांग चेन बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हाओ जुवान ने अपने दिल में समझ लिया कि वांग चेन के कद के बावजूद उसके 10 लोग मिलकर भी जूनियर भाई की हरकतों का सामना नहीं कर सकते। मोहुआ ने पूछा, उसका स्वभाव कैसा है? हाओ जुवान ने विचार किया, थोड़ा चालाक, थोड़ा डरपोक, कभी कभी षड्यंत्रकारी, लेकिन उसका स्वभाव बुरा नहीं है। मोहुआ ने सिर हिलाया, मैं समझ गया, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाओ जुवान का चेहरा कड़वा हो गया, जूनियर भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। मोहुआ ने हाओ जुवान की ओर देखा और कहा, गुई जल संप्रदाय की स्थिति बहुत जटिल है। एक बार कुछ हो जाए तो तुम्हारा बचपन का दोस्त सचमुच में बच नहीं पाएगा। उसके खिलाफ अभी कार्रवाई करना उसे बचाना है। अगर हम कुछ नहीं करते तो यह उसे सचमुच नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इन शब्दों पर हाओ जुवान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना गंभीर होगा। मन थोड़ा भारी हो गया था। वो पूछना चाहता था कि आखिर मामला क्या है, लेकिन मोहुआ का गंभीर व्यवहार देखकर उसने समझदारी से खुद को रोक लिया। आपकी योग्यताएं जितनी अधिक होंगी, आप उतने ही अधिक रहस्य जानेंगे। हाओ जुवान जानता था कि उसके पास ऐसी महान क्षमताएं नहीं हैं, इसलिए कुछ रहस्यों को उजागर न करना ही बेहतर था। तो जूनियर भाई, आप क्या कार्रवाई करेंगे? हाओ जुवान ने धीरे से पूछा। आपकी क्या आवश्यकताएं हैं? मोहुआ ने पूछा। हाओ जुवान ने दांत पीसते हुए कहा, आखिरकार वह मेरा बचपन का दोस्त है। बेहतर होगा कि हम उसके साथ नरमी से पेश आएं और उसे कुछ सम्मान दें। मोहुआ थोड़ा चौंक गया, यह इतना गंभीर नहीं है। बस उसे बेहोश कर दो और कुछ सवाल पूछने के लिए उसे एक तरफ खींच लो। हाओ जुवान ने राहत की सांस ली। शुक्र है, ये सिर्फ एक नॉकआउट है, कोई खून नहीं। मोहुआ ने हाओ जुवान की ओर देखा और कहा, जहां तक उसे बाहर करने की बात है, मैं चेंगमो को ये काम करने दूंगा।
तुम्हारे और उसके बीच अच्छे संबंध हैं और मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। हैरानी की बात है कि हाओ जुवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह मेरा बचपन का दोस्त है। हम साथ साथ पले बड़े हैं, इसलिए मैं नॉकआउट का काम संभाल लूंगा। मैं इसके लिए किसी और पर भरोसा नहीं करूंगा। हाओ जुवान की अभिव्यक्ति बहुत दृढ़ थी। मो हुआ ये समझ नहीं पाया कि क्या हाओ जुवान वांग चेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित था या फिर उसे बस नॉकआउट करने की लत लग गई थी और उसे डर था कि कोई और उसका काम न कर ले। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। इसके बाद समूह ने एक सरल योजना बनाई। शाम को हाओ जुवान ने वांग चेन को ये कहते हुए बाहर बुलाया कि उसे कुछ बात करनी है। वांग चेन को कुछ भी संदेह नहीं था, चूंकि अभी भी विश्राम का समय था तथा गुई जल संप्रदाय में कोई कर्फ्यू नहीं था, इसलिए उन्होंने साहपूर्वक संप्रदाय को अकेला छोड़ दिया और निकटवर्ती गुई जल शहर की ओर चल पड़े। जैसे ही वह पहाड़ की तलहटी में पहुंचा, एकांत सुनसान रास्ते पर हाओ जुवान ने अपनी चाल तकनीक का उपयोग करते हुए कुशलतापूर्वक वांग चेन के पीछे चक्कर लगाया, गठन को सक्रिय किया और एक छड़ी से उसे गिरा दिया। चेंग मो और सीटू जियान आगे बढ़े, वांग चेन को बांध दिया और उसे पास की झाड़ियों में खींच लिया। मो हुआ ने सतर्कता के लिए पास में ही एक लघु युवान चुंबकीय संरचना स्थापित की, साथ ही एक ध्वनि अलगाव संरचना और अन्य गुप्त उपाय भी किए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ भी गलत न हो सके। इसके बाद चेंग मो ने वांग चेन को थप्पड़ मारकर जगाया। वांग चेन तेज सिरदर्द के साथ उठा, वह अभी भी बेहोश था और जब उसे अचानक होश आया तो उसने सहज रूप से चिल्लाना चाहा। चेंग मो ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और कर्कश आवाज में चेतावनी दी, आवाज मत करो वरना मैं तुम्हारे प्रति निर्दयी हो जाऊंगा। वांग चेन को तुरंत एहसास हुआ कि वह नकाबपोश खलनायकों के एक समूह से घिरा हुआ है, जो प्रतिबंधात्मक संरचनाओं से बंधे हुए हैं, हिलने में असमर्थ हैं, और उन्होंने तुरंत अपनी स्थिति को समझ लिया और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। चेंग मो ने अपना हाथ छोड़ दिया। तभी वांग चेन कांपते हुए बोला, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं गुई वाटर से हूँ। चुप रहो, मैं पूछता हूँ, तुम जवाब दो। चेंग मो ने जोर से चिल्लाया। मो हुआ के साथ काफी समय बिताने के बाद उन्होंने सीखा था कि पूछताछ के दौरान कठोर होना चाहिए और दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है, वांग चेन ने डरते हुए कहा, लेकिन जैसे जैसे वह चेंग मो को देखता गया वह उतना ही जाना पहचाना लगने लगा। चेंग मो के बगल में खड़ी आकृतियों को देखकर वे और भी ज्यादा जानी पहचानी लगी। वांग चेन मूर्ख न होते हुए भी घटनाओं के क्रम पर विचार किया और तुरंत सच्चाई का एहसास कर लिया, अविश्वास में चिल्लाया, तुम लोग, भाई जुवान। उसके पीछे से हाओ जुवान ने असहाय होकर उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा था, मुखौटे थोड़े अनावश्यक थे। वह हमें पहचान ही लेगा। वो हमें पहचानता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सम्मान की बात है। अपने काम पर गर्व करें। उद्योग के मानकों का पालन करना चाहिए। वांग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गुस्से से बोला, भाई जुवान, हमने एक दूसरे के लिए कुछ नहीं किया है, आप मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाओ जुवान ने आह भरी और मोहुआ द्वारा सिखाए गए स्पष्टीकरण का प्रयोग किया। यह मैं नहीं, बल्कि मेरे बड़े भाई सोचते हैं कि तुम उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुमने उन्हें किसी रोमांचक जगह पर ले जाने का वादा किया था, लेकिन यह उनके लिए बहुत बड़ी निराशा साबित हुआ। बिल्कुल, लंबे और हटे कट्टे चेंग मो ने वांग चेन की गर्दन पकड़ ली और गुर्राते हुए बोला, तुम बदमाश, क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? बस कुछ औरतें वहां तड़प रही हैं, पानी की तरह साफ, बस इतना ही है तुम्हारे पास। क्या तुम्हें लगता है कि इस कुलीन परिवार का बेटा खुद का आनंद नहीं ले सकता? अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वांग चेन हाओ जुवान को दोष नहीं दे सका और जल्दी से विनती की, कृपया सर, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ले जाना नहीं चाहता था, बस कुछ अप्रत्याशित हुआ और कार्यक्रम स्थल बंद हो गया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मो हुआ की आंखें झुक गईं जब उसने चेंग मो को देखा। चेंग मो को संकेत मिल गया और उसने अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर ली। क्या तुम अब भी हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये सब मेरे यहाँ होने से अचानक हो जाता है? क्या मैं इतना बदकिस्मत हूँ? सच में, मैं कसम खाता हूँ, मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। वांग चेन ने कसम खाए। ठीक है, चेंग मो ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, हमें बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे हमारा मजा खराब हो गया? ठीक है, वांग चेन हिचकिचाया। चेंग मो ने फिर से उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्या हुआ? कोई बहाना नहीं बना सकते।
नहीं, यह कोई बहाना नहीं है, वांग चेन घुटन से असहज होकर जल्दी से बोला, यह ताओवादी न्यायालय है। ताओवादी दरबार। चेंग मो थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, वांग चेन की सांस फूल रही थी। चेंग मो ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, खुद को समझाओ। वांग चेन हौंफने लगा, कुछ बार खांसा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वरिष्ठ भाइयों ने कहा, ताओवादी न्यायालय जांच कर रहा है, आयोजन स्थल को बंद कर दिया गया है और हमें कम प्रोफाइल रखने और सभी मेहमानों को वापस भेजने के लिए कहा गया है। चेंग मो हुआ की ओर देखे बिना नहीं रह सका। मो हुआ ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं और गहरी आवाज में बोला, ताओवादी न्यायालय जांच क्यों करेगा? यह मत सोचिए कि हमें आपके गुई जल संप्रदाय और ताओवादी न्यायालय के बीच घनिष्ठ संबंध के बारे में पता नहीं है। वे आपकी जांच क्यों करेंगे? वांग चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि इस बार यह स्थानीय ताओवादी न्यायालय नहीं है, बल्कि उच्च अधिकारी जांच कर रहे हैं। ऊंचे। वांग चेन कांपते हुए बोला, ताओवादी दरबार।